नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां यानी कि रिपोर्ट कार्ड मीडिया से साझा किए हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कौशल किशोर के साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का एक और नए चुनावी सॉन्ग को भी लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने प्रदेश में अपने 5 साल के कार्यकाल में सभी संकल्पों को पूरा करने के साथ प्रदेश की छवि को भी सुधारने का काम किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जिन संकल्पों को अपनी वरीयता में रखा था, सरकार ने उनको पूरा किया। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश की छवि को सुधारना था और हम उसको सुधारने में सफल हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना एक चुनौती बनकर के न केवल हमारे सामने बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के सामने जीवन और जीविका दोनों के लिए चुनौती बनकर के सामने आई थी। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को जो एलिजिबल था, उस हर एक व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। यानी 100% आच्छादित करने वाला देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य है। डबल डोज लेने वाली 70% से अधिक लोगों ने डबल डोज ले ली। क्षेत्रफल की जिससे चौथा बड़ा राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से लेकर 46,000 वार्षिक ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है, यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद ये वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा। खासतौर पर निवेश के लिए सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो, इसके लिए व्यवसाय की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 15-16 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 14वें स्थान पर था। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक अगर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक रहता तो उत्तर प्रदेश कहीं नहीं आता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई भी निवेशक होता वो पहले टॉप के जो 3 राज्य होते हैं उनको चुनता है। उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है।
तो आपको बता दें कि 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उससे जुड़ी आपको 10 अहम बातें बता रहे हैं। कोरोना काल में मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया, उनके प्रवास की व्यवस्था करवाई गई। साथ में कोरोना काल में यूपी ने बेहतर काम किया, इस बात का जिक्र भी योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर प्रवास पर रहने वाले हैं और कल जब वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे होंगे तो इस दौरान अमित शाह भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। साथ में और भी लोग उनके साथ में मौजूद रह सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय दौरा है गृह जनपद का, उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया। ये कुछ अहम बिंदु आपके टीवी स्क्रीन पर, जिनका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देते हुए किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए गृह मंत्री अमित शाह अनूप शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस मौके पर गृह मंत्री के साथ में यूपी चुनाव सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद थे। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन पर बीजेपी नेता ने कहा कि बीते दिनों अखिलेश जी ने जयंत चौधरी जी को अपने साथ बैठाया था। जयंत जी को लगता है कि उनकी सरकार बनी तो उनकी सुनी जाएगी। जयंत जी गलतफहमी में मत रहना, जो अपने पिता और चाचा का नहीं हुआ वो आपकी क्या सुनेगा। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के माफिया अब केवल 3 ही जगह पे हैं, या तो प्रदेश से बाहर या जेल में या फिर अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए आतुर। 2022 का चुनाव ये आम चुनाव नहीं, 2022 का चुनाव 25 साल तक उत्तर प्रदेश का भाग्य निश्चित करने वाला चुनाव। मेरे सामने जो युवा है उनको मैं कहने आया हूं कि आपने ये 15 साल सपा बसपा सपा बहन जी और भतीजे की जो सरकारें देखी है, वो सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बहुत पिछड़ा बनाकर छोड़ा। मैं आया था 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ के लोग माफियाओं के डर थे, यहाँ के बेटियों माताओं का सम्मान नहीं, आए दिन अपना नीत करते रहते हैं। मुझे बताओ डिवाई वालों, आज कौन माफिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है क्या? तो चलिए सीधे गोरखपुर का रुख करते हैं। गृह जनपद में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं तमाम लोगों को। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सीएम योगी का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा है और इस दौरान सीएम योगी के अलग अलग कार्यक्रम हैं। कल नामांकन भी सीएम योगी दाखिल करेंगे अपना, और इस दौरान उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह, साथ में स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रह सकते हैं। बेहद खास है ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ। वो पूछते क्यों देना है, वो कहते साहब यही तो राम राज्य है, इस सुरक्षा का वातावरण ही राम राज्य है। हमें सुरक्षा मिल गई, हमारी बेटियां सुरक्षित हो गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हम सुरक्षित हैं तो स्वयं कुछ भी करने की सामर्थ्य, ये आदि का कहना है। गरीब की कोई जाति नहीं होती है। ये जाति जाति की जो बात करते हैं ना, ये वे लोग करते हैं जिनको जब अवसर मिलता है केवल अपने परिवार के लिए करते हैं। अपने परिवार के बाहर उनका दृष्टिकोण होता ही नहीं है। गरीब गरीब होता है, और आप प्रदेश के किसी भी गरीब से पूछिए, पिछली सरकार में क्या होता था। धर्मेंद्र जी यहां आंकड़े गिना रहे थे मकान का। समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश उत्तर प्रदेश में,
18,000 मकान स्वीकृत हुए थे, केवल 18,000। कितना? ये मिले नहीं थे, फाइलों में स्वीकृत हो गए थे, किसी को मिला नहीं था। और अकेले गोरखपुर महानगर में कितने गरीबों को मकान मिला है? 32,000 नाम से। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से 4 फरवरी को बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं और 3 दिवसीय प्रवास पर भी योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। अभी आप सुन भी रहे थे, क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में सुभाष जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं गोरखपुर से। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी का 3 दिवसीय प्रवास है और ये प्रवास बेहद अहम, क्योंकि कल बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन भी दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल पूजा, देखिए थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं और गोरखपुर नेपाल क्लब में वो बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर आगमन हुआ है और आपको बता दें कि कल 4 फरवरी को सुबह 10 बजे लगभग वो पहुंचेंगे कचहरी में, और कचहरी में वो वित्त एवं राजस्व विभाग में जो है कोर्ट में जाके वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, साथ में उनके धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी मौजूद रहेंगे और उनके नामांकन के लिए लोग भी साक्षी बनेंगे। आपको बता दें इसके बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और जिसमें तीनों नेता वहाँ पे भी मौजूद रहेंगे और एक बड़े जो है कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे। ये आपको बता दें उसके बाद ये बिल्कुल सुभाष, 3 दिवसीय प्रवास बेहद खास होने वाला है और योगी आदित्यनाथ एज अ प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आगामी चुनावों को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री की भाषा बदली हुई है, पता नहीं क्यों बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में लोगों ने जो हवा चलाई है वो मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रही है। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री कंप्रेसर हैं जो हवा ठंडा कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो गर्मी कह रहे हैं, गठबंधन की सरकार बनी तो भर्ती खोली जाएगी, गर्मी नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ के धौलाना में बीजेपी के प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं, ये बताने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। हाथरस की बहन के साथ जो हुआ, उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियां छीनी है, रोजगार छीने हैं, इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे। हमारे किसान दुखी हैं कि इस बजट में भी उनके साथ धोखा हो गया। ये बजट तो ऐसा आया है
कि गरीब को महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई बजट आया है। और सरकार कह रही कि अमृत बजट है। अगर ये अमृत बजट है तो इससे पहले क्या सब जहर वाले बजट थे? अगर ये अमृत बजट है भारतीय जनता पार्टी का, तो पिछले जितने भी बजट थे वो जहर वाले बजट थे क्या? तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख उत्तराखंड का करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। वो चुनौती क्यों है? क्योंकि एक तरफ कोरोना के चलते आयोग के दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करना है, तो दूसरी तरफ मौसम की मार भी है। बीजेपी प्रदेश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल जनसभा कराने की तैयारी में है। हर लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी की एक वर्चुअल रैली करवाने की बीजेपी ने योजना बना रखी है। कल पीएम नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में वर्चुअल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दरअसल जिस तरीके से हालात हैं, ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि पार्टी की योजना थी कि अगर रैलियां होती हैं तो प्रधानमंत्री की ऑफलाइन रैली उत्तराखंड में करवाई जाए, जिनका की व्यापक असर पड़े, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने वर्चुअल रैली की तैयारियों की समीक्षा भी इस दौरान करी है। अगर फिजिकली आते तो कैसे बड़ी मात्रा में हम डेकोरेशन वगैरह करते थे, वैसे ही करके ये अच्छे माहौल में हमको लोगों को वर्चुअली बोले तो क्या है, एक इंडिविजुअली जुड़ाना भी वर्चुअल होता है, लेकिन जो 1000 लोगों का हमको अनुमति है, अगर हमको मौसम साथ देते हैं तो हम बाहर करेंगे, नहीं तो इंडोर मीटिंग 500 लोगों का कम से कम 50-60 मीटिंग हम कल 50-60 जगह से हम जुड़ने का व्यवस्था कर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और रायपुर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे नवीन प्रशाली ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते रोज रायपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भाजपा के लोगों ने दबंगई दिखाई। उन्होंने कहा कि ये किसी पार्टी या व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। नवीन प्रशाली ने आरोप ये भी लगाया कि भाजपा के लोग एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे हुए थे। पीछे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जिस प्रकार से उनके 20 से 25 कार्यकर्ता हमारे कार्यालय पर आकर हमारे झंडों को उखाड़ कर अपने झंडे लगा रहे थे, उनके गले में भारतीय जनता पार्टी के गमछे थे और टोपी थी सर पर, हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे थे, और जिनमें से कुछ लोगों को बाद में घटना का वीडियो देखने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने पहचाना और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। ऐसे लोग 20-25 की तादाद में कल हमारे कार्यालय में घुस गए थे। हम डोर टू डोर प्रचार करके अपने ऑफिस में आके आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने हंगामा किया, मुझे कॉलर पकड़कर घसीटने का प्रयास वहां पर किया गया, लेकिन हमारी मातृशक्ति वहां पर थी। उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ अपने मातृत्व भाव का परिचय देते हुए उनको भी बचाने का प्रयास किया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तब्दील होने के साथ ही मौसम विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने से अगले 48 घंटे मैदान से लेकर पहाड़ तक के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं। राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में 2500 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ भारी बर्फबारी की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी को भारी से भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। 3 और 4 तारीख को बात करें तो पूरे प्रदेश में जो है 3 को भी और 4 तारीख को भी हल्की से मध्यम बारिश जो है अधिकांश जगहों में वो रहेगी। जहां तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उसमें जो है अधिकांश जगहों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। जहां तक चेतावनी का सवाल है तो 3 तारीख को मैं ये कहूंगा कि जो गढ़वाल क्षेत्र है तो उसमें कहीं कहीं पर भारी बारिश और बर्फबारी भी वो देखने को मिलेगी। और बर्फबारी जैसे मैंने बोला है कि 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश जो है या बर्फबारी है तो ये कुछ जगहों तक में मिलने वाली। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हैवी या वेरी हैवी रेन्स या स्नोफॉल का वो ज्यादा है कुमाऊं क्षेत्र में।
तो दूसरी तरफ पहाड़ों की रानी मसूरी में ताजा बर्फबारी से यहाँ के लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। लोग जमकर बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। कल शाम से बदले मौसम के बाद मसूरी, धनौल्टी, आपको बता दें कि बुरांसखंडा और परिटिब्बा, सरकुंडा देवी जैसी जगहों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे लोग काफी खुश हैं। लोगों की माने तो मसूरी शहर में पिछले दिनों ना के बराबर बर्फबारी हुई थी। ऐसे में ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर से लोगों की और साथ में व्यापारियों की भी उम्मीदें जगाई हैं। तो वहीं चमोली जनपद में मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार सुबह से ही लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। विधानसभा चुनाव को बर्फबारी के बीच व्यवस्था करना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। वहीं विभिन्न दलों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता अपने पक्ष में बर्फबारी के बीच प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं। चमोली जिले के कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली विधानसभा के कई गांव क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बर्फबारी से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का होगा। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।